सुना है आज विराट कोहली जी नहीं आएंगे, उन्हें ओवर थिंकिंग हो रही है। आज धोनी नहीं खेलेगा, उसको पैनिक अटैक आ गया है। आज साइना नेहवाल जी नहीं आएंगी, उनको लो मूड चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स जो रेगुलर करते हैं उनकी बॉडी सेरोटोनिन और डोपामिन को बैलेंस रखती है। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट में बोलते हैं लेकिन फेस को देख के आप रीड कर। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो मेरे पास ही आ जाते सारे और मैं लाखों रुपए लेती और मैं लोगों को बताती कि तू इलेक्शन जीतेगा, तू तेरे इतने नंबर आएंगे, आपकी इस व्यक्ति से शादी नहीं हो सकती, अगर सुधांशु जी आपकी इससे शादी हुई तो आपकी नहीं चलेगी। तो मैं तो ऐसे नोटों की वर्षा हो रही होती मेरे ऊपर। इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ। जब से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तब से मेट्रो में भी चढ़ती थी, किसी ने एक दिन मेरे हाथ में साइकोलॉजी की बुक देखी तो आके बोले बताइए मेरे दिमाग में चल रहा है ना जान ना पहचान, हर व्यक्ति को जानना है। क्या मिली? जादू नहीं है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इयर्स, प्रैक्टिस ऑफ इयर्स वेयर व्हाट। और मेरा काम ये जानना है ही नहीं आपके दिमाग क्या चल रहा है। मेरा काम क्या है? आप बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे मैथ समझने में 2 दिन लगते हैं, आपको मैथ समझने में 3 घंटे लगते हैं, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गए जब दोनों को समझ आ गई? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि एक्चुअली 11 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, स्पेशल, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी। तो इतनी सारी तरीके की है, क्या पता आप स्पेशल हो, मैं काइनेस्थेटिक हूँ। काइनेस्थेटिक होता है हाथ का काम बढ़िया करना, करेक्ट। स्पेशल होता है जो पायलट्स के अंदर रहती है कि रास्ते याद हो जाते हैं, चीजें विजुअलाइज हो जाती है, आर्किटेक्ट्स में जो होती है, ठीक है, करेक्ट। पिक है, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स देखती हूँ जिनके जीवन में इतनी दिक्कत है सिर्फ बॉडी इमेज इश्यूज को लेकर। आपको पता है मॉडल्स हैं जो, करेक्ट, बहुत सारे लोग मॉडलिंग में, एक्टिंग में हैं, उनको प्रॉपर मेंटल हेल्थ इलनेस डायग्नोसिस है ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है जिसमें खाना बिल्कुल जीरो कर देते हैं और एकदम बिल्कुल मतलब रिबकेज दिखने लगी है, हाथ ऐसे हो गए, ऐसे हो जाए, क्योंकि लगता है कि खाना खाया तो मोटे हो गए, मोटे हो गए। इस लेवल की डिसऑर्डर डायग्नोज हो रही है। इसका उल्टा है बुलीमिया। बुलीमिया में बहुत खाते हैं और उंगली मार के फिर उल्टी करते हैं, पर्जिंग कहते हैं जिसे, अगेन कि मैं मोटा हूँ। हेल्दी टिप्स बता दूंगा मैं तो। हम जो वर्किंग में हैं, जो लेडी वर्किंग में है और घर ही रहते हैं कहीं, तो उन सब के लिए हम क्या टिप्स दे सकते हैं जिससे उनका जो ये है वो एटलीस्ट पीसफुल हो? वेरी नाइस। तो सबसे पहले टिप, मेंटल हेल्थ टिप जो होम मेकर्स के लिए, आपको बिल्कुल थेरेपी नहीं जाना। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए मेरी ये मेंटल हेल्थ टिप रहेगी, प्लीज 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 गुस्से को कैसे कोई कंट्रोल करे, या उसका कोई मूल मंत्र है जहाँ पर एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अच्छे घर को ना तोड़ देता है, रिश्तों को भी, घर को भी, नौकरी को भी। पहले तो प्लीज गुस्से को कंट्रोल करना बंद करें। गुस्सा बुरी चीज है ही नहीं, गुस्सा बहुत हेल्पफुल इमोशन है। क्यों बताइए। वेलकम टू द PWS शो। एंड आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है मिसिज आनंदिता मैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। आज भी हमारी सोसाइटी एक्चुअली मेंटल हेल्थ इशू को मतलब काफ़ी सीरियस लेती है, डिक्लेयर करते थे कि इंसान पागल ही हो गया। लेकिन आज हम उस लेवल पे हमारी कंट्री डेवलप है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ उनका ना एक यूनिक तरीका है थेरेपी का। इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा कि हाउ शी इज़ फ्रैंक विथ द पेशेंट। एक्चुअली वो ना एक बारीकी से हर चीज़ के बारे में जानते हैं और काफ़ी डीप समझाते हैं कि जो लाइफ का जो पर्पस है ना वो कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और कैसे एक जो ट्रॉमा क्रिएट किया जाता है दिमाग में उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करो जहाँ पे किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ इशू आपको लगता है या लगता है कोई फेस कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या ओल्ड एज होम की बात करें या हमारे फैमिली में। आज हर घर में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इशू होता ही होता है। तो सबको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से हर किसी को ये थेरेपी करना चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक मशीन की तरह होता है। हम टाइम टू टाइम अपनी कार की सर्विस कराते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमारी ये मशीन है ना, ये हमारी एक्चुअल वेल्थ है। तो इसकी सर्विसिंग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। Thank you so much. वेलकम टू द PWS शो मैम। एंड आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। एक्चुअली आपका नाम इतना टफ है ना, मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा करेक्ट करना अगर गलत हो तो। आनंदिता बोलते हैं? हाँ जी, आनंदिता। आनंदिता,
ये क्या बंगाल से हो आप? नहीं, मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, लेकिन नाम बंगाली है। बहुत लोग पूछते हैं आप साइकोलॉजिस्ट में कैसे चले गए? तो बहुत लोग जब मुझसे पूछते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बड़ा इमोशनल आंसर होगा कि मैं गो थ्रू कर रही थी तो मुझे लगा मुझे लोगों की हेल्प करनी है, वो है। बट द ट्रूथ इज कि मैं बहुत ज़्यादा भूतों की पिक्चरें देख देख कर बड़ी हुई हूँ और सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर्स। तो मुझे एक्चुअली पैरासाइकोलॉजी में जाना था या मुझे एक्चुअली क्रिमिनल साइकोलॉजी करनी थी। देन जब मैं 12वीं में आई, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में पैरासाइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी सिर्फ रिसर्च बेस्ड है, या वो पेपर्स में है, या फिर उसके ऊपर आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल उतना नहीं। अब एक बुराड़ी केस हुआ तो उसमें निकल के आ गए बहुत सारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी आ गए, पैरासाइकोलॉजिस्ट भी आ गए, बट कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं। या बालाजी में बहुत सारे लोग जाके रिसर्च करते हैं, बट मुझे डेली ऑन द जॉब काम करना था। बुराड़ी के बारे में बताओ मैम, क्या हुआ था? पता नहीं हमें अब ये रहे कि नहीं चीज जी। तो बहुत लोग अब जैसे बात करते हैं बुराड़ी के बारे में कि वो एक मास सुसाइड था। मास सुसाइड के अंदर एक व्यक्ति जिसने कल्ट की थॉट प्रोसेस पूरे घर वालों में डाल दी। विश्वास और अंधविश्वास की जर्नी ऐसी ही है। अब बहुत लोग हैं, आप देखिए कितने सारे गुरु हैं, कितने सारे आजकल बाबा हैं, बहुत कुछ हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत बेनिफिट हो रहा है लोगों को। कई लोग बहुत अच्छी मेडिटेशन सीख रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। बट अब हम हर किसी को नहीं कह सकते वो क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या उनमें डाली गई। तो जब व्यक्ति का मन परेशान होता है और वो एक दिशा ढूंढ रहा है जिसमें उसे सुकून मिलेगा, वो दिशा अगर सही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई तो बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी वो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या ऐसे व्यक्ति या ऐसे किसी बाबा के हाथ में चली गई जो आपको इस तरीके की चीज़ें कह रहा है, जो आपको थोड़ा ब्लैक मैजिक की तरफ ले जा रहा है। तो अपनी तुरंत समस्या सॉल्व करने के लिए कि मुझे पेन नहीं चाहिए, आप कुछ भी करते हो। अब बहुत से लोग हैं, अब प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोटॉक पे चले जाते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं, थेरेपी में आते हैं, पर थेरेपी लेती है टाइम, पेन मुझे अभी कम करना है। तो फटाफट एस्ट्रोटॉक में अभी बता दो मुझे कब ठीक होगा, वो लड़का मिलेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। तो इसी तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के दुख में से बेनिफिट और बिजनेस भी बनाना शुरू कर दिया है। तो हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, इंस्टेंट चाहिए और अभी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेहंदीपुर बालाजी में जिसे जो बताया आपने, इस टाइप की घटना पे आप बिलीव करते हो क्या? क्योंकि मैं कभी गया नहीं ऑनेस्टली, और मैं जब फर्स्ट टाइम खाटू श्याम गया था तो एक बालाजी का मंदिर भी गया था, तो मेरी वाइफ ने बोला था, उसको नहीं पता था कि वही मंदिर वो वाला नहीं है जो कहते हैं प्रसाद नहीं खाते हैं या कुछ लेके नहीं आते हैं। तो मुझे इस तरह का वो बता रहे, मैं कहा यार मैं नहीं बिलीव करता इन सब चीज़। यार मानो, क्यों नहीं मान रहा हूँ? तो लड़ने लगी मुझसे। मैं ठीक है यार, फर्स्ट टाइम आप लेके आए हो, मैं क्यों लड़ूँ? तो छोड़ दिया मैंने। फिर बताया उन्होंने कि सच में ऐसा है मेहंदीपुर बालाजी में, मैंने देखा नहीं आज तक कभी। तो अब जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे हैं, अब साइंटिफिक तौर पे जो लोग सोचते हैं, मेरी तरीके से सबकी अपनी मान्यता है और सबकी मान्यता की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी मान्यता ये है कि ब्रेन केमिकल ऑल्ट्रेशन होती है, तो साइकोसिस जैसी चीज़ या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसी चीज़ या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ जिसमें आपको लोग दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं, कोई ऐसी फिगर दिख रही है जिसे आप भूत कह रहे हो, वो हो रहा है। या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी जैसी चीज़, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, बहुत छोटा था, मैं शुरू में थी अपने प्रोफेशन के, तो वो आया बच्चा, वो कहता है मेरे में हनुमान जी आते हैं। करेक्ट। तो जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके का चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी ना किसी तरीके की कोई तकलीफ दिखती है, और मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी होती है, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी, वो आपके बाहर भी है अंदर भी है। करेक्ट। अब आप उसे स्पिरिट का नाम दीजिए, भूत का नाम दीजिए, हर एक की अपनी मान्यता है। करेक्ट। जितनी एजुकेशन और जितना एक्सपोजर और जितना इस बारे में अब नॉलेज बढ़ती जा रही है, उतना ही लोगों को समझ आ रहा है कि ओह, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकता है, शायद झाड़ के साथ साथ दवाई भी चाहिए। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ मंदिर मत जाइए, झाड़ मत करिए, पर वो दवाई की भी तो जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता जरूर है। साथ साथ दोनों को हम फॉलो करें। बिल्कुल, क्योंकि फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि आपको विश्वास है ना कि अच्छा वो फलाने जगह जाके मैं ठीक होऊंगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि माइंड का तो गेम ही यही है। रामायण काल में भी भूत की चर्चा की गई ना, तो बोला गया था ना, हनुमान जी का नाम लोगे तो भूत भाग जाता है। उसमें है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक्चुअली मैं एक वीडियो भी देखा था, जब लक्ष्मण जी के पीछे शायद लंका से कौन जी रावण का कोई भाई था, जो मतलब उसने ना भूत प्रेत को लगा दिया था पीछे,
तो उन्होंने अब वो कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। तब उनको बताया कि संकट मोचन आपके हनुमान जी है, तो उन्होंने बस हनुमान जी का स्मरण किया, गायब। तो अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपने बात करी, एक चीज देखो, इसी चीज को मैं आपको मॉडर्न साइकोलॉजी के फॉर्म में अगर बताऊं, भूत क्या है? आपके नेगेटिव थॉट्स, ओके, जो आपके पीछे पड़ गए हैं, आपका पीछा नहीं छूट रहा है, वो आपका पीछा करते हैं, आपको फ्यूचर में के बारे में गंदे चित्र दिखाते हैं, तेरे साथ ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ये भूत ही तो है जिनसे हम लड़ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर आ गया है क्या? इमेजिनरी है, बट विचार तौर पे यही तो भूत है। सच में कितने लोगों ने एक दो बार फील किया, जैसे लाइक मैं सो रहा था एक बार, तो मुझे ना लगा कि जैसे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे ऐसा एक दो बार हुआ था, उठ नहीं पाया। मैंने मॉर्निंग में बताया वाइफ को कि यार ऐसा मुझे फील हुआ, तुम्हें कुछ फील हुआ? कहते नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो उठ नहीं पाए। यानी मतलब मैं ना उठना चाह रहा था। हाँ, मैं समझ गई। उठ नहीं पाया। आपने स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना है? नहीं। सो स्लीप पैरालिसिस, और आई थिंक सुनने वाले बहुत लोग भी इससे रिलेट करेंगे, और थैंकफुली ये सुनने के बाद उसे भूत नहीं मानेंगे। सो स्लीप पैरालिसिस इज अ स्टेट, तो 4 लेवल ऑफ ब्रेन वेव्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, करेक्ट? इन 4 ब्रेन वेव्स के बीच में आपका ब्रेन रोटेट कर रहा है। कभी कभी जब आप सो रहे हैं तो आपका ब्रेन उठ गया है, ठीक है, लेकिन बॉडी सो रही है। सो यू आर अवेक बट यू विल नॉट बी एबल टू मूव, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं बना अभी ब्रेन बॉडी का, वो छूटा हुआ है। एंड इट्स इन सम पीपल इन हाई स्ट्रेस समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू मेक दैट कनेक्शन। तो जब वो समय लगता है कनेक्शन बनने में, तो आप बोलना भी चाहोगे, साथ वाले को उठा, इट इज स्लीप पैरालिसिस, इट इज स्ट्रेस इंड्यूस समटाइम्स। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है कि ब्रेन बॉडी कनेक्ट बनने में रातों को टाइम लग रहा है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रेस पे काम करें। आप पे भूत नहीं चढ़ गया है। ये आपको मैंने कुछ एटलीस्ट बता दिया, ताकि अब आपको ऐसा तो कैसे लगेगा आपकी वाइफ को, वो चैन से सो रही है, हाँ, तो उसको तो हो नहीं रहा स्लीप पैरालिसिस, तो कैसे पता चलेगा? मैं तो डर गया ना। तो अब आई होप इसके बाद अब आपको पता चल गया, कुछ नहीं करना है। अब आपने, जैसे मैं कह रही थी, ये विचार ही तो है जो हमें दिन भर जगाते हैं और रात को भी जगाते हैं, ब्रेन को सोने नहीं देते। तो जिस व्यक्ति ने अपने विचारों के साथ दोस्ती करके उन्हें प्यार से बैठाना सीख लिया, लड़ना नहीं, बैठाना, चैन से सोएगा और चैन से जगेगा। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट में बोलते हैं, लेकिन फेस को देख के आप रीड कर लेते हो क्या? बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो मेरे पास ही आ जाते सारे, और मैं लाखों रुपए लेती और मैं लोगों को बताती कि तू इलेक्शन जीतेगा, तू, तेरे इतने नंबर आएंगे, आपकी इस व्यक्ति से शादी नहीं हो सकती, अगर सुधांशु जी आपकी इससे शादी हुई तो आपकी नहीं चलेगी। तो मैं तो ऐसे नोटों की वर्षा हो रही होती मेरे ऊपर। इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ, बिकॉज शक्ल देखकर मैं ये भी नहीं बता सकती हूँ कि आप खुश हो या दुखी। करेक्ट? और पहली बार शक्ल देखकर, और इसी के ऊपर बहुत लोग, मतलब जब से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तब से, मेट्रो में भी चढ़ती थी, किसी ने एक दिन मेरे हाथ में साइकोलॉजी की बुक देखी तो आके बोल रहे, बताइए मेरे दिमाग में चल रहा है ना जान ना पहचान, हर व्यक्ति को जानना है क्या मिले। जादू नहीं है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईयर्स, प्रैक्टिस ऑफ ईयर्स, वेयर व्हाट। और मेरा काम ये जानना है ही नहीं आपके दिमाग क्या चल रहा है, मेरा काम क्या है, आप बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बताती हूँ उसका इलाज क्या है। भूल भुलैया देखा? अरे मेरी फेवरेट मूवी है, मैं वैसा ही, मैं बिल्कुल वैसा थेरेपिस्ट हूँ। ओके, बिल्कुल वैसा थेरेपिस्ट हूँ। जब उंगली से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके थेरेपी लगाने वाला थेरेपिस्ट हूँ। तो सच में इस लेवल पे खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं क्या आप? मतलब उसमें जो दिखाया गया, उसमें तो एक आत्मा दिखाया गया। मैं जैसे आपको बता रही थी कि, अब मैं छोटी सी चीज बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे, और मैं तब हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वो आए और कह रहे हैं, देखिए हमारी बेटी में जिन आता है। तो मैंने कहा जिन आता है? तो, और मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं बचपन से सब देख के बड़ी हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा जिन आता है? बहुत छोटी सी 9 साल की बच्ची। तो वो लेकर आए, मैंने कहा अच्छा। इतनी देर में मेरी कुलीग वॉक इन करी, और बच्ची ठीक से बैठी हुई थी, मेरी कुलीग वॉक इन करी, और क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसकी शक्ल देख के उस बच्चे को, उसने और ये सब आवाज़ निकालना, बिल्कुल आवाज़ बदल गई, आंख चढ़ा ली और ऐसे बॉडी का ब्रिज बना लिया उसने। ठीक है। और ब्रिज बना के चल रही है यूं पूरा। टिकटॉक। हाँ बिल्कुल 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 वैसे मेरे कैबिन में चल रही है। तो मैं भी यूं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। डरती नहीं हूँ ना, आदत है ये सब, प्लस विद प्रैक्टिस यू नो कि ये साइकोलॉजिकल है, सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आगे। तो मैं देख रही हूँ, इतनी देर में उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं ज़मीन पे, मेरी कुलीग ज़मीन पे। अब वो बच्ची हमें वायलेंट हो रही है हमारे साथ। इतनी देर में उसके पिताजी तावीज़ निकाले और उसके ऐसे माथे पे लगा दी, वो बच्ची ठीक हो गई। मैंने कहा आप ये पहले ही कर देते। कह रहे पर आपको दिखाना था ना कि देखो क्या होता है। मैंने कहा तो हमारे, मेरे को ऐसे भी दिख रहा था, पिटवाने की क्या जरूरत थी आपको हमें। तो
अब सुनने में अभी सही लगता है, पर उस समय डर भी लगता है कि क्या हो रहा है। लेकिन क्या था वो, उस बच्ची की स्टेप मदर की शक्ल मेरी कुलीग से मिलती है और स्टेप मदर बच्ची को पीटती है, विच इज वाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें वो वायलेंट स्पिरिट फॉर्म आता है, विच इज कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी। डिसोसिएटिव मतलब अगर आपकी करंट पर्सनैलिटी आपको बचा नहीं पा रही तो ब्रेन आपको बचाने के लिए एक दूसरी आइडेंटिटी ले आएगा। एक मूवी है सिबिल, बुक भी है, ठीक है, उसके अंदर 70 से ऊपर पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति के अंदर। अभी खौफ मूवी भी तो आई का। हाँ बिल्कुल, मैंने देखी। मैंने आपको पता, मुझे तो बहुत मजा आता है। मैंने खौफ देखी, बिल्कुल देखी। के ऊपर जब हमला होता है तो देखा हुआ आपने, वही लड़का बचाता है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं वही देख रही थी और उसमें पूरा दिखाया है। देखिए, मसाला बॉलीवुड या हॉलीवुड मान लो, कुछ तो बेचेंगे और लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि आज तक वो मिस्ट्री बनी हुई है ना, भूत है नहीं है, क्या होता है क्या नहीं है, स्टिमुलेट करता है हमें। तो डेफिनेटली वो भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे लोग दिखाते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही सारा कुछ दिखाया है। लेकिन डिस्कवरी पे जो दिखाते हैं कुछ एक बोर्ड रखते हैं, ओझा बोर्ड। हाँ, वो नंबर ओझा बोर्ड कहते हैं उसे। मैं जब करते हैं बच्चे हॉस्टल्स में, बड़ा ये खेल तमाशा चलता है, सब कुछ है। बट अगेन देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया मैं उसे मानती नहीं। तो इसीलिए बहुत जगह बैठी हूँ, करी हैं बहुत सारी चीज़ें, बातें करी, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस नहीं किया मैं उसे मानती नहीं। आई डेफिनेटली बिलीव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वाइब होती है। लेकिन अभी तक तो मैं किसी भूत से नहीं मिली, लेकिन मैं बहुत सारे साइकोसिस के पेशेंट से मिली हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से मिली हूँ, डिसोसिएटिव पेशेंट से मिली हूँ, तो वो उसमें मेरा ज्यादा विश्वास है। मैं भी अगर भूत से मिलो तो आप उसका भी ब्रेन वॉश कर दूंगा। माइंड सिंप्लीफाइड में क्या क्या हम कर सकते हैं? जैसे लाइक आज देखता हूँ एक 8वीं 9वीं का स्टूडेंट भी डिप्रेस रहता है जी, कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा होता है जी। तो क्या करें उनके लिए? कुछ सिंगिंग विंगिंग डांसिंग का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूंगी कि जितने लोग एजुकेशन में हैं स्पेशली वो ज़रूर इसको सुने और समझें, क्योंकि अगर जैसे मैं जब स्कूल में थी तो क्लास 3rd से लेके 2nd ईयर मास्टर्स तक मुझे सिवियर एग्जाम एंजाइटी थी, जबकि मैं टॉपर थी और बहुत अच्छे नंबर लाती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फिर किस बात की एंजाइटी कि वो नंबर छूटने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि हम एक साल में 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जी। हर एक की फाइल बननी है, हर एक का नोट्स बनने हैं, डेली होमवर्क होना है, यूटीज होने हैं, सब कुछ है। इसके बीच में ब्रेन को ब्रेक नहीं है जी। अदर देन दैट बच्चे जो हैं, अब स्कूल में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस है, स्कूल के अंदर मार्क्स अनाउंस किए जाते हैं, पीटीएम में बोले जाते हैं। वी हैव बिकम अ वेरी मार्क्स बेस्ड, या तूने जल्दी याद किया तू इंटेलिजेंट है। मुझे मैथ समझने में 2 दिन लगते हैं, आपको मैथ समझने में 3 घंटे लगते हैं, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गए जब दोनों को समझ आ गई? तो सो जो स्पीड ऑफ लर्निंग है उसको इंटेलिजेंस से जोड़ना, तो इस वजह से पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर है। अब वो बेचारा कौन चाहता है मेरा बच्चा दुखी हो घर में आके, वो फीस भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को तो ज्यादा चिंता होती है कि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा फास्ट कैसे। बिल्कुल, और ये चिंता क्यों है? क्योंकि हमने एक मिथ बना दिया है कि फास्ट मीन्स बेटर। एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अगर मैं, अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि एक्चुअली 11 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, स्पेशल, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, तो इतनी सारी तरीके की है। क्या पता आप स्पेशल हो, मैं काइनेस्थेटिक हूँ। काइनेस्थेटिक होता है हाथ का काम बढ़िया करना, करेक्ट। स्पेशल होता है जो पायलट्स के अंदर रहती है कि रास्ते याद हो जाते हैं, चीजें विजुअलाइज हो जाती है, आर्किटेक्ट्स में जो होती है, ठीक है, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि अब शुरू हो गया है, बहुत से स्कूल्स अब कर रहे हैं कि एजुकेशन को प्रैक्टिकल बेस्ड बना देना चाहिए। ठीक है, कि एक तो कर करके सीखो, ये नहीं कि किताब पढ़ी रट्टा मारा लिख दिया, किताब पढ़ी रट्टा मारा लिख दिया, नहीं। अब आप उसे एक्सपीरियंशियल बनाइए कि मजा है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं अब, बहुत सोशल इमोशनल लर्निंग एक पूरा करिकुलम बन चुका है जो सीबीएसई भी, आईएससी भी, सब बोर्ड्स अपने अंदर ला रहे हैं कि इस करिकुलम के हिसाब से नर्सरी से पढ़ाया जाएगा, जहां पे ज्यादातर लैब वर्क होगा। हिंदी के लिए भी लैब बनी हुई है कि मात्रा पे भी लैब वर्क होगा, उसके अंदर कैसे उसके साथ खेलना है, साउंड्स कैसी होंगी, फोनेटिक्स पे काम हो रहा है। तो बेसिक ब्रेन डेवलपमेंट पे जो काम है वो जरूरी है ताकि लर्निंग में मजा आए और जीवन का एजेंडा मार्क्स ना रह जाए। दूसरा, अपने बच्चे की इंडिविजुअल
इंटेलिजेंस पहचानो। आपको नहीं समझ में आता, आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, करियर काउंसलर के पास चले जाओ। हम सोना खरीदने भी तो कितनी दुकान में जाते हैं कि सही है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। तो अगर गाड़ी खरीदते हैं 5 शोरूम पे देखते हैं कि मेरे लिए क्या सूट करती है, उसके पहले ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम एजुकेशन जैसी चीज और करियर सिलेक्शन जैसी चीज और मेरे बच्चे को क्या मजा आ रहा है करने में, ये क्या आगे करेगा, उस चीज के लिए क्यों नहीं जा सकते? ऑनेस्टली बताऊं मैम, मुझे क्या लगता है ना, हम आजकल ये देख रहे हैं कि कौन सी स्कूल की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, बिल्कुल, कौन से स्कूल की बस कितनी अच्छी है, बस। और हमारे आसपास मतलब जो पड़ोसी यूनिवर्स है वो कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को, बस सबका फोकस, सब कंपटीशन बन गया है ना। और बच्चे से तो पूछ लो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। बच्चे की क्रिएटिविटी वो करके कि क्या सारा दिन पेंटिंग करनी है, क्यों तुम्हें सारा दिन खेलना है, वही विकास है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में, चाहे मेरी साइकोलॉजी की किताब क्यों ना हो, बेयरली कुछ अप्लाई किया। अप्लाई सारा वही किया जो जीवन ने सिखाया। अप्लाई सारा वही किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लास 2 में थिएटर में डाल दिया था। आज काम आ रहा है, स्पीकिंग प्रोफेशन में हूँ, करेक्ट। मेरी मदर ने मुझे क्लास 3 में कंप्यूटर्स में डाल दिया था, तो हाथ फटाफट चलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई। हाँ जी, कोडिंग वगैरह सीखे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे पास क्लास 11-12 में वो थी, वेब डिज़ाइन थी। तो मैंने अपना एडिशनल सब्जेक्ट वेब डिज़ाइन लिया हुआ था इंस्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के जीवन में एक्सप्लोर करने दो उन्हें, अलग अलग। म्यूजिक में डालो, पूछो बच्चे से कि कहाँ जाना है, म्यूजिक में डालो। स्पोर्ट्स से बेटर मेंटल हेल्थ एक्टिविटी कोई है नहीं। आई टेल यू व्हाई। बिल्कुल, बताएं। आपने कभी सुना है आज विराट कोहली जी नहीं आएंगे, उन्हें ओवर थिंकिंग हो रही है? आज धोनी नहीं खेलेगा, उसको पैनिक अटैक आ गया है। आज साइना नेहवाल जी नहीं आएंगी, उनको लो मूड चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स जो रेगुलर करते हैं उनकी बॉडी सेरोटोनिन और डोपामीन को बैलेंस रखती है। स्पोर्ट्स, जिमिंग, एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज दैट यू कैन हैव। तभी आप देखिए स्पोर्ट्स वालों में रेजिलियंस। देश का प्रेशर है, लोग गाली दे रहे हैं, गंद बोल रहे हैं, सब है, आते हैं फील्ड पे खेलने और सेंचुरी बनाते हैं। जाता था खेलने के लिए अपनी बता देता हूँ। और फील्डिंग, हाँ, देखते थे कि पेड़ के नीचे किधर फील्ड कर सकते हैं लेकिन आप खुद देखिए, जब आप फिजिकली, अब आपकी मेरी जनरेशन है, हम लोग कितना बाहर खेलने जाते थे, स्ट्रेस होता था नहीं? मतलब इनफैक्ट ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो नहीं जाता था ना, तो दिक्कत होती। कई बार वो रहते थे ना घर पे, तो निकलना मुश्किल। और आप देखिए, जब आप बाहर खेलने जा रहे हैं, किसी क्लास में जा रहे हैं, म्यूजिक क्लास हो गई, आर्ट क्लास हो गई, और बच्चों से मिल रहे हैं, तो कितना एक्सपोजर हो गया। लर्निंग सीखी आपने, शेयरिंग सीखी आपने, दूसरे की आर्ट को, दूसरे के फॉर्म को, दूसरे की गेम को सराहना सीखा, टीम वर्क सीखा। रियल ग्रोथ तो यहाँ है ना। इस पे खर्चो ज़्यादा पैसा और स्कूल मीडियोकर डाल दो, क्योंकि किताब वही है हर स्कूल में। Which is true. माइंड को फ्रेश करने के लिए कई बार हम गाने सुन लेते हैं जी, वो रियली वर्क करता है, या कुछ एक टाइम पीरियड के लिए कि 5 मिनट के लिए एक रिलैक्सेशन दे देता है कि हाँ ठीक है, आप उसके बाद फिर दोबारा वही हो जाता है? आपसे अगर मैं पूछूं, कोई एक चीज़ बताओ जिसका लाइफ में आपको कभी स्ट्रेस रहा हो, कोई भी बता दो। वो फ्यूचर को लेके ही रहा, फ्यूचर को लेके रहा होगा। ठीक है, फिर आपने अरिजीत सिंह लगाया कान में। किसको सुनते हो आप? मैं आर.डी. बर्मन सुनती हूँ, आप क्या सुनते हो? मैम सबका सुन लेता हूँ मैं, किशोर दास से लेके किशोर, हाँ, तो आपने किशोर कुमार लगाया, फिर आपने किशोर कुमार हटा दिया, थोड़ी देर के बाद फिर सॉर्ट हो जाती है प्रॉब्लम? नहीं, वही मैं वही पूछ रहा हूँ, जब तक रहता हूँ उसमें तब तक ठीक रहता है। इट इज लाइक डिस्प्रिन, कि आपके सर में दर्द हो रही है पिछले 1 महीने से, आप रोज एक डिस्प्रिन खा लेते हो, सर दर्द वापस आ जाता है ना। हाँ। तो चीज़ें हेल्प करती हैं, डिस्ट्रैक्शंस हेल्प करते हैं। सो म्यूजिक हो गया, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, थेरेप्यूटिक भी हैं। लेकिन समटाइम्स यू नीड एक्टिव वर्क with a psychologist or maybe with yourself to solve that problem. तो इसीलिए वो कोपिंग स्किल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अभी आपकी वाइफ से लड़ाई हुई आप उससे बात करने की जगह उदाहरण सही अगर उदाहरण मान लो कि आपकी वाइफ से लड़ाई हुई, ठीक है, अब आप उससे कम्युनिकेट करने की जगह गुम है किसी के, अरे तो बॉस उसके बाद जब उतरेगा तो वो तो रेडी बैठी है ना लड़ने के लिए आपसे दोबारा कि भाई बात कर मुझसे ये सब। सो सम थिंग्स म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट सॉल्व। एक्चुअली सीडी वो ना गाने हो जाती है, वो गाना नहीं है, मोहरा मूवी का गाना है शायद, कि एक काश कभी ऐसा होता है कि 2 दिल होते सीने में,
वो ना लाउड हो जाती ताकि मैं सुन म्यूजिक बैंटर चलता है आपका। लेकिन म्यूजिक से, या मान लीजिए चल यार दोस्त को फोन कर लेता हूँ, टेंशन है तो, फिर क्या आपने निकाल दिया, आपके दोस्त ने सुन लिया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं दे पाया आपको, ना आपने कुछ अप्लाई किया। सो समटाइम्स एक्टिव सोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, वो भी ज़रूरी है। और ये मैं थोड़ा अगर बड़े स्तर पे बात करूँ, चले आज स्ट्रेस हो रहा है, हाँ सुट्टा फूक लेते हैं, मैं एक्चुअली आने वाला, राइट, चले आज स्ट्रेस हो रहा है, आजा पी लेते हैं, फिर कभी तो उतरेगी, फिर जब उतरेगी तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और एक ज़्यादा पीने की एडिक्शन के साथ तो अब आपने 2 स्ट्रेस ले लिए अपने ऊपर। सो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन is temporarily good, it gives you space to think better, but don't only keep distracting yourself, do something about the problem। नहीं पता, सीख हेल्प। मैम एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम बताया ना हमने स्मोक और ड्रिंक का, कई लोग कहते हैं, जब मैं गोवा में था ना तो जो मेरे ऑनर थे वो कहते हैं यार मैं उस टाइम ड्रिंक भी नहीं करता था कुछ भी, तो वो सिगरेट भी पीते थे, बियर भी रखते थे साथ में, कहते तू भी पी। मैं कहा नहीं, कहते पी ना, दिमाग काम करता है। मैं कहा ऐसे ही दिमाग काम कर रहा है मेरा, आप पियो। लेकिन सच में कुछ ऐसा काम करता है क्या दिमाग? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई ऐसे 1-2 पर्सनालिटी के बारे में भी जो ड्रिंक करके ही चलते हैं, उनका दिमाग ही काम करता है उसलिए। सच है? इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो सारे ये अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गए या वीड हो गई, हैश हो गया, या आप मैरिजुआना हो गया, या विच इज़ वीड ओनली, या आपका अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, टबैको हो गया, चाय हो गई, हाँ, कॉफ़ी हो गई, कैफीन, निकोटीन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये आपके ब्रेन को एक केमिकल हिट देते हैं। उस केमिकल हिट में योर ब्रेन स्पाइक्स अप एंड स्टार्ट्स वर्किंग वेरी वेल, बट देन वो उतना ही लो देते हैं आपके ब्रेन को। सो नाउ योर ब्रेन इज वेरी डल, इट्स नॉट एट नॉर्मेलिटी लेवल जहाँ पहले चल रहे थे। जब वो डल गया है, वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा, तो आपको दोबारा करना ही पड़ेगा वो टू टेक दैट हिट। तो उन्हें इसलिए दोबारा वो स्पाइक हिट के लिए करना पड़ता है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो चीज़ आपको इतनी ऊपर लेके गई है वो ठा नीचे भी लेके जाएगी, वो नॉर्मेलिटी पे नहीं लाएगी आपको। सो द ग्राफ डजंट गो नॉर्मल हाई नॉर्मल, नो, इट गोज नॉर्मल हाई एक्सट्रीमली लो, हाई एक्सट्रीमली लो, हाई एक्सट्रीमली लो, वो नॉर्मेलिटी नहीं आ पाती एक पॉइंट के बाद। तो कह सकते हैं ये सब मिथ ही है। बिल्कुल मिथ है। नहीं तो मैं सिगरेट का ठेला लगा लेती हूँ, फिर मैं थेरेपी क्यों करती हूँ? मैं हाई केक लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैम, आप जो कर रहे हो वही करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली ना उस ड्रिंक पे चाहता था कि उसका क्या हो सकता परसेप्शन एज ए साइकोलॉजिस्ट तरीके से, तो क्योंकि हर कोई बोलता है मैम, तो क्या करो, स्ट्रेस फ्री करने के लिए जरूरत, और एक रिलेशन के लिए भी। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप मेरे बॉस हो जी, तो शायद में भी हमारे बीच रिलेशन अच्छे नहीं है बातचीत की, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे लाइक आप ड्रिंक कर रहे हो तो हम दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। जी, सोशल ड्रिंकिंग और सोशल स्मोकिंग का तो कॉर्पोरेट में बहुत कल्चर है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, सब लोग नीचे जाके बात करते हैं, स्मोक ब्रेक चलती है, या ऊपर आके बात करते हैं, जो पार्टीज में बात करते हैं, ड्रिंकिंग चलती है। आप एक पकड़ लो, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मॉडरेशन में। इसीलिए मत करिए कि मुझे स्ट्रेस रिलीव करना है, क्योंकि वो डिसफंक्शनल है, उसके लिए आप सीखिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी का एक पार्ट है ये वो है, आप 1 ग्लास पकड़ लो और पानी डालते रहो उसमें थोड़ा थोड़ा, वो आपके ऊपर है, या 2 पकड़ लो, बट आप अपने आप को संभाल रहे हैं जब तक, और वो एक तलब में नहीं बदल रही है। बिल्कुल करिए। देखिए, जीवन में हर तरीके का प्लेजर लेना चाहिए, मॉडरेशन में। मैम, आपकी मैंने प्रोफाइल पे देखा, आपका वेट बहुत ज्यादा था जी। कितने केजी की थी पहले तो वो बताओ। मैं 90 किलो की थी 2015 में, लास्ट मेरा पीक वेट था 2015 में, मैं 90 किलो की थी। अभी मैं काफी कम हो गई होंगी, इससे भी पतली थी मैं अभी शायद 70 किलो की हूँ। 20 केजी कम? नो, आई रिड्यूस 30 केजीज, मैं 60 की हो गई थी। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब टाइम लगा? मैंने बहुत टाइम लगाया, लगभग 1-1.5 साल लगा के। नो ड्रास्टिक डाइट्स, नो गिविंग माई सेल्फ पेन। मैं अपने शरीर और मन को दुख देने में विश्वास नहीं रखती अब। पहले मैंने दुनिया की कोई डाइट नहीं छोड़ी थी। मैं 8वीं क्लास से मुझे समझ में आ गया था कि मेरा वजन बाकी लड़कियों से ज्यादा है। मजाक उड़ाते हैं लोग, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, ऐसे कहते हैं कि मजाक उड़ाते, लड़के भी, कुछ भी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट जैसे मेरे दोनों भाई बहन जो है वो बहुत पतले हैं बचपन से ही, उनमें अलग जीन्स कुछ डली हैं, और मेरी टेंडेंसी है मेरी बॉडी की टू गेन वेट, तो बचपन से ही मेरा दूसरे बच्चों से वजन थोड़ा ज्यादा ही था, मैं गोलू मोलू थी थोड़ी सी।
तो गोलू मोलू ही बोलते थे, कुछ और भी बोलते थे? नहीं, ऐसे ही मट्टू गोलू ये सब यही सब ही चलता था। बट ऐसे किसी ने कोई नाम लेकर नहीं बुलाया। लेकिन अब शादी पार्टी में गए हो, आंटियों को लगता है वो मजाक कर रही हैं, तो वो कह देंगी अरे बेटा सारा खाना खुद ही खा जाती हो, भाई बहन को कुछ नहीं देती। उन्होंने तो कर दिया, बट एक 8वीं क्लास की लड़की के दिमाग में घर कर गई वो बात, क्योंकि वो एक उम्र है जब आप अपनी बॉडी से भी थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको लगता है वो मेरी बॉडी अट्रैक्टिव होनी चाहिए दूसरे जेंडर के प्रति। वो सब इतना मिक्स हो गया ब्रेन के अंदर कि मैंने क्रैश डाइट करना शुरू कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया। उसकी वजह से मूड लो, रोना, इतना ज़्यादा, वो वजन कम हो जाता था, 1 साल में डबल बढ़ जाता था। तो ये मेरा बॉडी का रिलेशन बहुत रहा। एक ऐसा टाइम था जब मैं इमोशनल ईटिंग करती थी, मतलब मैं 4 गोभी के परांठे 1 गो में खा सकती थी, और अगर कोई 5वां दिन ऐसे मना करे तो मुंह बन जाता था मेरा कि क्या मतलब, क्यों मना किया मम्मी ने। तो इतनी इमोशनल ईटिंग, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी मुझे। तो इतना मैंने अपना गट खराब कर लिया था, और ये सब क्योंकि सोसाइटी में बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा है। वो शेम की वजह से मुझे अपने वेट को लेकर इतना शेम रहा। देन आई थिंक 2 years से अब मेरा वेट और मेरी बॉडी और फूड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। जब मैंने समझ लिया कि आपको कोई भी बदलाव लाना है ना अपने अंदर, चाहे वो आपके बॉडी वेट में है, चाहे वो आपके बाल में है, स्किन में है। कई लोगों को एक्ने होती है, कई लोगों के बाल झड़ रहे हैं, कई लोगों को बॉडी से कितनी सारी, कई लोगों को लगता है मेरी नाक ठीक नहीं, कई लोगों को लगता है कि अच्छा मेरा वजन कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इन सब चीज़ों का बदलाव या मानसिक बदलाव लाना है कि अच्छा मेरे को स्मार्ट बनना है, मेरे को ऐसा होना है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर हो, क्रिएटिव होना है। ये जर्नी क्रोध से शुरू नहीं हो सकती। व्हेन यू आर एंग्री विद योर सेल्फ, you will always gain back the weight, you will always lose the hair, you will always have bad skin, क्योंकि शरीर पे आप गुस्सा हो तो शरीर भी तो गुस्सा दिखाएगा। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि ये तो प्यार की जर्नी है, तो मैं बड़े प्यार से, अगर मेरा मन है खाने का तो मैं खाऊंगी, और अगर मेरे को आज क्रेविंग ही नहीं हो रही है तो अब मैंने अपना पैलेट ऐसा बना लिया है कर करके, क्योंकि मैं अपने आप को मारती नहीं हूँ अब। तो ऑटोमेटिकली ब्यूटिफुली ओवर दी ईयर्स ये अपने आप सेटल हो गया मेरा वेट, और थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मेरे आसपास इतने प्यारे लोग हैं कि वो मुझे शेम नहीं करते। मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी मदर इन लॉ हो गई, मेरे मदर हो गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ जाता है, मैं थोड़ा कॉन्शियस फील करती हूँ बहुत बढ़िया लग रही है, क्या दिक्कत। ऐसे लोग होने चाहिए आपके आसपास, ना कि ऐसे लोग भी शादी के बाद पेट पुच ऑन कर लिया, ऐसे लोग भी आते हैं, है समाज का वो हिस्सा भी। बट मैं कोशिश करती हूँ ऐसे कि बातचीत करके थोड़ा नॉलेज देके कि मत करो। मैम हम लड़कों में भी होता है, हम शादी से पहले बड़े फिट रहते हैं, शादी के बाद मेरी वाइफ खुद कहती थी कि मतलब मेरा खुद 92 kg तक वजन चला गया था, तो वो कहती थी यार शादी हो गया तुम तो अंकल बनते ही जा रहे हो, क्या हो गया। मैं कहा क्या करूं, अब तुम खिलाती हो इतने प्यार से। और ऑनेस्टली मेरे अंदर थोड़ा सा ना वो है, जैसे लाइक कोई खाना दिया ना, तो पहले तो होता था कि कुछ भी दो तो मैं नहीं खाना ये कर, अब कुछ भी खाना घर से अगर आया है ना, मैं पूछता भी नहीं कैसा है, मतलब अब दे दो शांति से। नमक है नहीं, मैं इसके लिए भी बात नहीं करता हूँ कि नमक कम था या बेकार, मैं बोलता हूँ बहुत टेस्टी, वो चाव से खाने लग गया हूँ, तो शायद मेरा वजन अपने आप ही सेटल होके। एक वैसे अंकल जैसे तो नहीं लगते आप मेरा गुड विशेस दे सकते हो अपनी वाइफ को। अभी आपने बताया कि आपका 2.5 साल का बेटा है, हाँ। तो वेरी मतलब हार्ड टू बिलीव कि ऐसा वो होगा। बट अगेन आई वुड थिंक किसी व्यक्ति के लिए, किसी इवेंट के लिए और किसी के प्यार के लिए बॉडी चेंज मत करो, वापस पहले जैसी हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा खराब। बिल्कुल कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से आज हर गली या हर घर के अंदर या दूसरे घर के अंदर बॉडी शेप की प्रॉब्लम चल रही है, और ये ज़्यादातर मेरे हिसाब से मेल फीमेल दोनों के लिए है, देखा गया तो। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि ना अभी अनंत अंबानी की शादी हुई थी, तब देखो लोगों ने वो गाना बजाया था, एक मोटा हाथ, मतलब समझ में नहीं आता है ऐसे क्यों करना चाहते हैं लोग, और क्या उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करता है कि उनको क्या फील। मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल। क्यों करते हैं लोग बॉडी शेम? क्यों मज़ा आता है लोगों को शादी पार्टी स्कूल्स में दूसरों को बुली करने में या कहने में कि तुम्हारे फेस पे कितने पिंपल्स हो गए हैं, बाल थोड़े अच्छे होते तो। मुझे लोग खुद कहते थे कि वैसे बड़ी सुंदर है, थोड़ा वजन कम कर लेगी तो अच्छा है। कई बार शादी के लिए लड़के देखने आए तो कई बार इस चीज़ पे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लड़की जो है वो थोड़ी सी वजन भारी। क्यों करते हैं लोग? जो व्यक्ति अपने आप को और अपनी बॉडी को पसंद नहीं करता, जिसमें ये जख्म है वही दूसरे को देगा।
क्योंकि जिनका कॉन्फिडेंस पहले से हाई है, जो व्यक्ति अपने आप को पसंद करते हैं और समझते हैं कि कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या है, वो कभी दूसरों का कॉन्फिडेंस लो नहीं करेंगे। बट ये तो उनकी तरफ से मैं देखता हूँ कि आगे सब वो इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम तो करते हैं ना, नाम रख लेते हैं, पता नहीं अजीब अजीब हाँ नाम बिल्कुल, लेते हैं। चश्मिश हो गया, हाँ। या गिट्ठू हो गया कि गिट्ठी है, हाँ। या बौनी है, हाँ। और या लंबा इस हो गया तरह तो भी के इशू है। लंबू है, हाँ। या ऐसा है या वैसा है। अगेन क्यों कर रहे हैं लोग? पहला मुझे लगता है हल्क बना सुधांशु, देते हैं कई बार हम हाँ लोग। जी बिल्कुल, पहला रीजन मुझे लगता है ये है कि घरों में और स्कूल्स में ना ये बात होनी चाहिए कि पहली बात तो अपने घर में ही बंद करो ये करना। बिल्कुल। घर में आपने किया, बच्चे ने क्या सीखा, ओ ये तो हा मजाक का तरीका है, मजाक मैं है। स्कूल में भी करता हूँ हाँ। दूसरों के साथ जाके, True। तो वो इट्स जेनरेशनल ट्रॉमा, सदियों से चला आ रहा है। तभी अब जैसे मैं अगर बोलूं कि ये गलत है, आप ऐसा मत कहिए, अरे इतनी बात पे बुरा मान गई, ये तो मजाक होता है, हाँ। क्योंकि हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये तो मजाक है। हाँ, किसको हंसी आई इसमें? मुझे तो नहीं आई, मुझे लगता है। Honestly। आप हंस रहे हो, सामने वाला तो आपने बिल्कुल उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी ना, ये बोल के आप देख भी नहीं सकते वो जख्म जो आप दे रहे हो किसी को, क्योंकि शरीर के साथ कोई व्यक्ति 24 घंटे रह रहा है और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हर व्यक्ति की आइडेंटिटी का, फीलिंग ब्यूटीफुल का, फीलिंग स्मार्ट का, फीलिंग अट्रैक्टिव का, और ये बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो आपने तो ये कहकर ये मजाक नहीं है, पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी, क्यों करना है इस तरीके का मजाक? कोई और मजाक नहीं है जीवन में। एक तो ये हो गया, तो वो इसलिए जनरेशनली चलता रहता है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि इस बारे में थोड़ा और सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए स्कूल्स में और घरों में भी, कि ये ठीक नहीं है, हम नहीं करेंगे ये वाली चीज़, और लोगों को भी सामने से कहना चाहिए कि देखिए आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो वर्बलाइज करना भी बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ मुश्किल है क्योंकि सालों से चलता आ रहा है। वही बात है ना, आगे वाले को अगर फेस करना पड़े कि मतलब समझाना पड़े इस चीज को, तो मैं तो समझने वाले के लिए मैं समझती हूँ, लेकिन समाज में बदलाव कैसे आएगा? अब LGBTQIA+ है, हाँ। उसके बारे में भी बातचीत करके ही चीजें बदल रही हैं, करेक्ट? पॉलिटिकल नॉलेज है, बातचीत करके नॉलेज बढ़ रही है, वैसे ही इस बारे में भी बात करनी। कितने सटल टॉपिक है पर कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स देखती हूँ जिनके जीवन में इतनी दिक्कत है सिर्फ बॉडी इमेज इश्यूज को लेके। आपको पता है मॉडल्स हैं जो, करेक्ट, बहुत सारे लोग मॉडलिंग में, एक्टिंग में हैं, उनको प्रॉपर मेंटल हेल्थ इलनेस डायग्नोसिस है ऑफ एनोरेक्सिया। ठीक है। एनोरेक्सिया होता है जिसमें खाना बिल्कुल जीरो कर देते हैं और एकदम बिल्कुल मतलब रिबकेज दिखने लगी है, हाथ ऐसे हो गए, ऐसे हो जाते, क्योंकि लगता है कि खाना खाया तो मोटे हो गए, तो मोटे हो गए। इस लेवल की डिसऑर्डर डायग्नोज हो रही है। इसका उल्टा है बुलीमिया। बुलीमिया में बहुत खाते हैं और उंगली मार के फिर उल्टी करते हैं, पर्जिंग कहते हैं जैसे, कि खाना कहीं से भी, अगेन, कि मैं मोटी हूँ, मोटा हूँ। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी है कि इस शरीर जो मेरा है वो मेरा शरीर नहीं है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। बहुत इंटरट्वाइंड है, बहुत सारे मिक्सड अप हैं आपस में ये सारे डिसऑर्डर्स, पर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बॉडी इमेज इशूज, कि किसी को ये कहना तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे कैसे पता चला कि गोरा होना अच्छा है? हाँ। फेयर एंड लवली। मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ इन प्रोडक्ट्स के नाम, क्योंकि ये सच है। एंड फिर फेयर एंड हैंडसम, तो अब आई थिंक चेंज हुआ है, उन्होंने उसको कुछ और कर दिया है। आई थिंक नाम चेंज कर दिया है क्योंकि उन्हें समझ में आ गई सेंसिटिविटी वो है। एक कैमल का कलर का बॉक्स आता था जिसमें एक बहुत ही पीच कलर को लिखा रहता था ये स्किन कलर है। इंडिया में स्किन कलर ब्राउन है, हाँ। सफेद कैसे हो गया? तो मेरे खुद के क्लासमेट थे, उन्होंने केस किया था उनके ऊपर, कंपनी पे, कि इसको बदला जाए। हुआ ऐसा? जी। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बदलाव आए हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें पिक करेंगे तभी तो समाज में बदलाव आएंगे। तो मीडिया का भी बहुत रोल है हमारे खुद के फील करने में कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, नहीं तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो विक्टिम हम बन रहे हैं और फायदा कहीं और हो रहा है। हमारे इंडिया में, आपने ब्राउन कलर की बात की, लड़कियों में कुछ लड़कियां डिमोटिव कर देती है सामने वाली लड़कियां, जैसे लाइक थोड़ी सांवली होती है, उनको लगता है कि उनकी शादी नहीं हो सकती है। और कई सारे मूवी भी आ चुके हैं, कई, अभी मैंने लास्ट मूवी देखा था दो पहिया, वहाँ दो पहिया आया शायद, कुछ ऐसे ही, दोपहिया ही है उसका नाम। दोपहिया नाम, सॉरी। तो उसमें वो लड़की ना मतलब ट्रीटमेंट तक के लिए चली जाती है कि गोरा होना है तभी शादी होगी, अदरवाइज। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई आया ऐसा, कोई उस गांव में बोरिंग पंप नहीं है, हाँ,
पानी जो है रेत वाला है, लेकिन स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट है। हाँ। आप सोचिए मीडिया ने कितना एनग्रेन कर दिया, और ये गांव की सच्चाई है। मैंने कभी नहीं लगाया होगा फेयर एंड लवली, पर जो मेरे घर में हाउस हेल्प आती हैं करने के लिए, वो ट्यूब के ट्यूब खाली करे कि गोरा ही अच्छा होता है। Yes. या मैं कई बार जाती हूँ जैसे बहुत सारी बस्तियों में काम करने, वो अरे दीदी तुम कितनी गोरी हो। ये मेरी पहचान कैसे है? क्योंकि ये टीवी में दिखा रहे हैं ना कि गोरा होना चाहिए। बिल्कुल बकवास बात है मुझे लगता है, क्योंकि बेकार बात है ये कोई बिल्कुल। लड़कियां या लड़के इस तरह के कमेंट किए, मतलब आए आपके पास? मुझे ऐसी तो problem सब है? ये कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर हो, कितनी गोरी हो, और कितनी वो सुंदर अपनी कितनी- प्रॉब्लम लेके आए हैं कि मुझे भी गोरा होना है या मतलब काला ऐसे नहीं आते, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो थेरेपी में तो आते ही हैं कि मुझे मतलब लड़के वालों ने ऐसा बोला कि वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करो। हम्म, तो उसकी वजह से इतना ट्रॉमा हो गया लड़की को कि वो कम कर रही है और नहीं कर पा रही है। तो जो इन लॉज हैं वो कह रहे हैं कि कम क्यों नहीं कर पाए। तो वो कितना खूबसूरत रिश्ता होना था और वो एक वजन पे आकर टिक गया। मुझे ऐसा लगता है लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये शरीर तो एक व्यक्ति ने पहना हुआ है कपड़े की तरह। इस शरीर के अंदर एक व्यक्ति भी तो रहता है, वो ज़रूरी नहीं है मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे बाल, कितना फोकस है उसके अंदर, या उसके ऊपर कितना फोकस है। मैं कौन हूँ अनिंदिता जो इस शरीर को पहनी हुई है, वो व्यक्ति वो शरीर से कहीं बढ़कर है। हम ये कब समझेंगे? तो जब लोग उस नज़रिए से देखने लगेंगे अपने आप को और दूसरों को, तो बॉडी शेम खुद को भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करेंगे। तो शायद मुझे लगता है समाज में कम मेरे पास क्लाइंट आएंगे इस दिक्कत को लेकर। और मतलब मैं भी चाहूँगी मेरे बच्चे इसी तरीके के समाज में जाएं कि मैं निश्चिंत हूँ घर पे कि कोई उन्हें कभी नाक को, कभी वजन को, कभी कलर को देखे कुछ कहेगा नहीं। एक मिसेज मूवी आई है जी। Zee5 पे, आपने शायद अपने वीडियो में भी डाला होगा। जी उसमें आपने दिखाया कि एग्रेशन जो फीमेल का होता है, शायद एग्रेशन दिखाने का तरीका शायद बताया आप। जी मैंने तो वो उसमें क्यों, मतलब इस टाइप का कैसे सिचुएशन हो जाती है? जी तो मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले मिसेस मूवी पे, कि उसमें ये तो दिखाया है कि जो लड़के वाले हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उसको अप्रेस कर रहे हैं, तंग हो रहे हैं। बात एक्चुअली इस वीडियो में मैं कहना ये चाह रही थी कि तकलीफ़ें हर रिश्ते में आएंगी, कोई परफेक्ट नहीं है। जुड़वा भाई बहन भी सेम नहीं होते। हाँ ऑनेस्ट, करेक्ट। कभी कभी मुझे किसी छोटी बात पे गुस्सा आया, ठीक है, बट मुझे सिखाया गया है कि नहीं बात नहीं करनी इस बारे में, तो मैंने दबा लिया। करेक्ट। या एक चीज़ जो लड़के लड़कियां दोनों ही करते हैं कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे मतलब हाँ, बहुत ये ज़रूरी है वो चीज़ भी कि आप अपने पार्टनर से बताइए पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। बताते तो कई लोग हैं कि अक्ल तो है नहीं तेरे में, ये एक तरीका है। या चल आई बड़ी, या तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, आदमी ऐसे। ये क्या तरीका है बात करने का? तुमसे होगा नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, मुझसे बात मत करो, दरवाजा पटकना। होम वायलेंस स्टार्ट भी हो जाता है यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें, पैसिव अग्रेशन दिखाना, इससे क्या आपके रिश्ते में बदलाव आया, क्या आपने किया? तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब हम व्यक्त नहीं करते कि देखो ये आपने किया, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो हम इसकी जगह कर लें, ये भी तो तरीका है। मैं मानती हूँ ये करने के लिए आपको रिश्ते को गुस्से से आगे रखना पड़ेगा, रिश्ते को ईगो से आगे रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हो, व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उसे उस क्षण में ना भांपे कि ये ऐसा ही है। ठीक है, इंसान है, आज हो गई, आपको बात पसंद नहीं आई, आप 2 बार 3 बार करिए और आपको लग रहा है बदलाव नहीं हो रहा, कपल थेरेपी जाइए, आप कपल काउंसलिंग करवाइए। फिर भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते पर साथ रहकर अपने लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए पॉइजनस एनवायरनमेंट क्यों। लेकिन पहला स्टेप हमेशा है कम्युनिकेट पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। इम्पोलाइट, अग्रेसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन लीड्स टू लॉट ऑफ पेंट अप एग्रेशन एंड एंगर। क्योंकि इससे काफ़ी सारी सोसाइटी और होम वायलेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ रहा है ना मैम। आजकल हमारी सोसाइटी में एक धारणा है कि जैसे कुछ बीमार वोमिटिंग हुई तो हम चले जाएंगे डॉक्टर्स के पास, हड्डियों में प्रॉब्लम है ऑर्थो के पास। लेकिन कई बार होता है ना, हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाने से ना डरते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या सोचेंगे लोग, इसके क्या क्या मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, बताओगे एक बार आप? जी, ये तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम ये है कि द वर्ड मेंटल, जो मेंटल वर्ड जुड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि मेंटल वर्ड को मानते हैं
मेंटल मतलब पागल, ये पहले होता था, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल वर्ड माइंड से आया है, माइंड का डॉक्टर, करेक्ट। माइंड को छू सकते हो? नहीं। ऐसा हो सकता है आप बोलो मेरे को बहुत दुख है, कोई काट के ऑपरेशन दुख निकाल दे? नहीं। तो उसके लिए खास पढ़ाई बनी है जिनको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी माइंड के डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, करेक्ट। साइकाइट्रिस्ट जो दवाई देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी देते हैं। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन। दूसरा मिसकंसेप्शन ये, मैं क्यों जाऊं थेरेपी, मैं कमजोर हूं क्या? अरे तुम्हें अगर 10 दिन से बुखार चढ़ रहा है, डॉक्टर पे जाओगे तो मतलब तुम कमजोर हो। इगोस्टिक होते हैं ना लोग। माइंड को लेके ईगो है, शरीर को लेके नहीं है, क्योंकि माइंड को हम शरीर का हिस्सा ही नहीं मानते, करेक्ट। वो चली आ रही है ये वाली मिसकंसेप्शन कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है वो तो कमजोर है। तो मैंने कई, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैं आता हूँ, मेरी मम्मी कहती है कि ये तो तू हमसे बात कर लेता, वहां जाके 2000 रुपए क्यों दे रहा है, ये तो मैं ही बता देती। अच्छा, मतलब खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं सारे। क्योंकि लोगों को लगता है साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातचीत करते हैं। ये तीसरा मिसकंसेप्शन है। यस। कि साइकोलॉजी क्या, बात ही तो करते हो। या कई लोग आते हैं, इतनी फीस क्यों आपकी, आप बात ही तो करते हो। क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, और मैं क्या शब्द बोलूं तो आपका ब्रेन यूं पलट जाए, नजरिया बदल जाए, दुख बदल जाए। वो बात करने की कला जिसमें मैंने सालों लगाए सीखने पे, अपने ऊपर और क्लाइंट्स के ऊपर, वो साइंटिफिक है। बहुत सी थेरेपीज हैं, सीबीटी है, मैं एनएलपी में ट्रेंड हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी है। एनएलपी ज्यादा चल रहा है मैम, ट्रेंडिंग में क्या? कुछ ट्रेंडिंग नहीं है, सबका अपना मोडालिटी है। कई लोग जो हैं वो नैरेटिव थेरेपी में आजकल ट्रेंड है, कई आर्ट बेस्ड थेरेपी है, हर एक का अपना मोडालिटी है। बट दे आर नॉट डॉक्टर ना। नो, सो आई हैव नॉट डन एमबीबीएस, तो मैं दवाई नहीं दे सकती। बट जो साइकोलॉजिस्ट पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो नहीं करते उनके आगे मिस, मिस्टर, मिसेस ये सब लगा रहता है। लेकिन अगर आपको दवाई देनी है तो आपको एमडी करनी है साइकाइट्री में, करेक्ट। तो ये मिसकंसेप्शन और है कि हम बात ही करते हैं। और चौथा बहुत जरूरी कि आपको कोई बहुत भयंकर दिक्कत होनी चाहिए थेरेपी जाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किस लेवल का होना चाहिए? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। तो कब जाएं थेरेपी? तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने ट्यूशन पढ़ी है? हाँ। तो जब साल शुरू होता है उसके कौन से क्लास के कौन से भाग में ट्यूशन लगवाते हो? स्टार्टिंग से। क्यों? बीच में एग्जाम से 2 दिन पहले क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सिलेबस के साथ साथ चलना होगा। क्योंकि इस पूरी क्लास के अंदर मुझे जो जो सीखना है, मुझे जो आना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, आगे रहने के लिए, वो मुझे शुरू से ही पता हो जाए। तो पता है कि मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो पहले ही चले जाते हो ना। हिंदी नहीं कमजोर तो नहीं जाते। वैसे ही जब पता है कि मेरे को मेरी बॉडी सही लगती है, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, पर मुझे वर्क एंजाइटी होती है, तो इस सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा कमजोरी है, तो जब बना है उसका टीचर, साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर की जगह कोच मानो, एक ट्यूटर मानो, जो आपको सिखाएगा कुछ ऐसी टेक्निक्स जो अब आप अपने पे इस्तेमाल करोगे तो उस सब्जेक्ट में, उस लाइफ के पार्ट में पक्के हो जाओगे। अब कितना बुरा लग रहा है ये जाना। तो शुरू में जाओगे कि प्रॉब्लम भयंकर बना लोगे कि जब अब तो नंबर ही फेल हो रहे हैं तब जाएंगे, तब भी जा सकते हो, जाना तो तब भी पड़ेगा ही, पर अच्छा है कि पहले ही चले जाओ जो पता है कमजोरी है। सो साइकोलॉजी थेरेपी इज जस्ट लाइक कोचिंग क्लासेस। आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, आपको चलानी नहीं आती गाड़ी, ड्राइविंग स्कूल जाओगे ना, या बैठ जाओगे और ठोक दोगे गाड़ी? नहीं ऑब्वियसली ड्राइविंग। तो जब ये इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है कि कभी कभी इसे चलाना कैसे है वो एक ड्राइविंग स्कूल से सीख लो, जो कि थेरेपी है। इट्स दैट सिंपल। तो जब हम यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं खाना कैसे बनाना है के लिए, कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं, डांस क्लास ले सकते हैं, मैथ्स की ट्यूशन ले सकते हैं, तो माइंड की ट्यूशन क्यों नहीं ले सकते? ये उतना सरल है। तो कह सकते हैं ये वाला जो फेज है ये एक डॉक्टर्स के लिए भी स्ट्रगल ही है, और जो मतलब ये क्या बोलते हैं, इसमें मेंटल हेल्थ से जो हरेश हो रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम। ये दोनों के लिए ही स्ट्रगल है। हमारी फेटर्निटी के लिए स्ट्रगल है लोगों को बताना कि कुछ नहीं, नुकसान करेंगे तुम्हारा, आ जाओ। लेकिन एक डर है लोगों में, है ना? डर है कि पता नहीं कि क्या कर देंगे या क्या बोल देंगे। तो वो डर जो है, वो जब आओगे तो पता ही चलेगा हम बिल्कुल आपकी तरह नॉर्मल इंसान है, मैंने बस ये पढ़ाई करी हुई है, मेरे पढ़ाई करने से मैं आपसे अलग कैसे हो गई? अच्छा, वो एक प्रोसेस होता है, एक जैसे ये क्या बोलते हैं, पेन को रखते हैं यूं, और पेंडुलम हिप्नोथेरेपी में वो
और उसके बाद कहते हैं ठीक है आप, ये आपने कहाँ देखा? मूवी में देखा। वो यही प्रॉब्लम है, मूवी में तो कोर्ट का सीन भी ऐसे दिखाते हैं, मिलॉर्ड ऐसे, ऐसा हुआ है नहीं हुआ ऑनेस्टली। मेरे साथ, मैं कोर्ट में गया तो मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। और आपको पता चला ना कि जो मूवी में दिखाते हैं कोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल अलग दिखता है, वो बोलने ही नहीं देते हैं। वैसे ही हिप्नोथेरेपी में पेंडुलम हिलाया फिर आपको ले गए, अब तुम ठीक हो गए हो, ऐसा 1% भी नहीं होता। इन सब पे लीगल केस कर दूंगा मैं। आप बैठते हो, आपको ब्रेथ के थ्रू या कुछ काउंटिंग के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में ले जाया जाता है और आप खुद जाके अपनी हीलिंग करते हो। हिप्नो वॉज द गॉड ऑफ स्लीप, सो हिप्नोथेरेपी कम्स फ्रॉम इंड्यूसिंग अ स्लीप लाइक स्टेट टू हील योर सेल्फ। हाँ, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ें, सही बोला आपने, मैं कई बार देखता हूँ हमारे गांव में कई बार होते हैं, कई लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनके लिए भी लोग करते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते हैं, लेकिन हम आम लोग उसको पागल ही समझ लेते हैं। क्योंकि यही धारणा बदलने की ज़रूरत है कि पागल क्या है, बस जो तुम्हारी समाज के नॉर्मल में फिट ना हो। तुमने कैसे सोच लिया नॉर्मल क्या है? मुझे लगता है कि उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जेलेसी, दुख उतना ही नॉर्मल है जितना खुशी, एक्साइटमेंट, क्योंकि वो भी आपके इमोशंस ही हैं, वो आपको ह्यूमन बनाते हैं। 24 घंटे हाँ हंसते, ये ऐसा कौन होता है? वो होगा पागल व्यक्ति जो 24 घंटे हंसे ही जा रहा है, हंसे कि उसे दुख महसूस नहीं हो रहा, पीड़ा महसूस नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है। जो सब महसूस कर रहा है वो नॉर्मल है। ओके, तो कुछ हेल्दी टिप्स बता दो मैं तो, जो हम जो वर्किंग में हैं, जो लेडी वर्किंग में है और घर ही रहती हैं, कई तो होम क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ, तो उन सब के लिए हम क्या टिप्स दे सकते हैं जिससे उनका जो ये है वो एटलीस्ट पीसफुल हो? वेरी नाइस। तो सबसे पहले टिप, मेंटल हेल्थ टिप जो होम मेकर्स के लिए, आपको बिल्कुल थेरेपी नहीं जाना। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ क्यों। व्हेन यू आर अ होम मेकर, आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी ना और अपना पूरा माइंड घर में दे दिया है, पर एक उम्र के बाद बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड का भी काम है, बच्चे हो गए, फिर आपके पास ना कोई मतलब नहीं रहता जीवन का। तब आप बहुत सारी मानसिक और शारीरिक रोग लेने लगते हो, क्योंकि अब जीवन का मतलब क्या है। और ब्रेन इतना एक्टिव ऑर्गन है कि उसको कुछ चाहिए करने के लिए, फिर वो उल्टी सीधी जगह लगता है। आई थिंक एवरी वुमन, एवरी मैन, एवरी पर्सन, चाहे पैसे के लिए ना करे, उसे जीवन में कुछ करना चाहिए। चाहे आप सिलाई सीख लो, चाहे अब मेरी मदर ने, जब हम सब बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो गए, जीवन को मीनिंग देने के लिए एनजीओ खोल लिया। और वो क्या शुरू हुआ था 2 बच्चे से, हमारी 2 हाउस हेल्प आती थी, उनके बच्चे पढ़ाने शुरू किए। ठीक है, आज 25 से ज्यादा बच्चे जिनके आधार कार्ड बनवाती हैं, जिनको पढ़ाती हैं। और जो बच्चे शुरू हुए थे उनके पास 6-7 से, वो अब मैथ्स ऑनर्स करके कोई नौकरी पे लग चुके हैं डीयू से, और अब वो आते हैं बाकी बच्चों को पढ़ाने। तो जब आप अपने से बाहर निकलकर दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, उससे ज़्यादा थेरेप्यूटिक और माइंड ग्रोइंग चीज़ और माइंड एक्सपैंडिंग चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो चाहे आप लड्डू बनाओ रोज़ और मंदिर में बांटने जाओ, सिंपल काम, कि क्या आप अपने से बियॉन्ड किसी के लिए कुछ कर सकते हो और अपने आप को बिजी रखो। लड्डू पे याद आया, आपने इंग्लिश मूवी देखी? जी। उसमें जो श्रीदेवी के साथ होता है, उनको कई बार टॉर्चर किया जाता है, हस्बैंड और उनकी डॉटर भी खुद करती कि ये तो लड्डू अच्छा बनाती है। कहीं ना कहीं उसको लैंग्वेज को लेके भी ट्रोल करते हैं उसमें। और आप देखिए जब वो सीखती है, यानी जब वो एक होम मेकर के रोल से बाहर निकलती है और अपने लिए कुछ करती है। क्या करना था उसने? इंग्लिश का पढ़ानी थी, नहीं सीखा, अपने लिए किया, अपने ब्रेन को किसी सही दिशा में लगाया, कॉन्फिडेंस देखा उस औरत का, मजा आ गया। तो मैं तो ऑनेस्टली 2 बार स्पीच सुना। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस एक्सपैंड होगा अगर आप बच्चे, घर और रिश्तेदार, उनसे बियॉन्ड अपने लिए भी दिन में कुछ आधा पौना 1 घंटा करें और कुछ समाज के लिए करें। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए मेरी ये मेंटल हेल्थ टिप रहेगी, प्लीज़ 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 कोई भी एक मेडिटेटिव टेक्निक सीखो। आप किससे सीखते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ब्रेन वेव्स को मैनेज करने का ब्रेथ वर्क से ज़्यादा और मेडिटेशन से ज़्यादा कोई बढ़िया तरीका नहीं है। ठीक है। आज नहीं तो कल सबको करनी ही पड़नी है, या तो बहुत महंगी दवाइयाँ खा लो या सीख लो। चाहे 15 मिनट दिन में करो,
you will see remarkable difference. And I can vouch for it, क्योंकि मैं बहुत anxious से negligible या very very good coping पे आई हूँ only through this every day. And lastly I would like to say, ये सभी के लिए go to therapy. एक बार जाके देखो, इतना बढ़िया लगेगा आपको. It is like एक safe space है जहाँ पे आप बिल्कुल आप you can be yourself. कोई जजमेंट नहीं है, आप बात कर सकते हो, दिल हल्का कर सकते हो, कुछ सीख के आ सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं भी है तो आपका माइंड ग्रो कर सकता है, और कोई दिक्कत है तो हीलिंग हो जाएगी. तो क्यों नहीं जाना चाहिए. सो वो सभी के लिए, वेट मत करो, तुरंत थेरेपी जाओ. एक ना मैंने अपने वाइफ को बताया था, तो उन्होंने पूछा था कि मैम से पूछना कि सर के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती है. सर के साथ कभी कभी आते हैं वीडियो में. अच्छा, आते हैं. इक्का दुक्का वीडियो में है. अभी जो लास्ट अब आएगी वीडियो को भी हाथ आता है बीच में. तो बट अब आप कह रहे हो पूरा लाओ ना उनका. हाँ, तो पूरा मैं आई थिंक अब अगली वीडियो में बैठ के मैं कपल्स एडिशन कर लेती हूँ एक. व्हाट आर दी टिप्स टू हैव गुड रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड. आई विल सिट एंड आई थिंक आई कैन मेक दैट. ये मैं टिप नोट कर रही हूँ, क्योंकि ना वो जो मिसकंसेप्शन है लोगों की, आप माइंड पढ़ लेती हो, ऐसा कुछ एटलीस्ट वो मेरी शादी नहीं होती ऐसा होता, क्योंकि सभी लोग घबराते हैं ना. फिर कुछ भी नहीं है. मैं जब अपने कैबिन से निकलती हूँ ना, मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट कैप उतार के आती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल आनंदिता बन के, एक वाइफ बन के, एक बेटी बन के, एक डॉटर इन लॉ बन के, मैं बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की जीवन जीती हूँ. ये नहीं कि हर जो दिखा. क्या महसूस कर रहे हैं आप आज, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं. आई लेट पीपल बी. मैं इसे एक प्रोफेशन की तरह देखती हूँ. अपनी जिंदगी में इसको मैंने पूरा नहीं बना लिया है. इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. साइकोलॉजी एंड बीइंग अ थेरेपिस्ट इज नॉट माई एंटायर लाइफ. बट एज अ पर्सन भी आप, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्लैरिटी आपकी. मुझे लग रहा है जो थेरेपिस्ट उसकी वजह जाते होंगे ना आपके पास. मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ, मैं हर 3 महीने में एक बार थेरेपी जाती हूँ. मेरे बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, वो मेरे कोच भी हैं, बॉम्बे में रहते हैं अब. एंड ये सारी क्लैरिटी सब कुछ मेरे जितने भी शुरू से मेंटर्स रहे हैं, इंक्लूडिंग जो मेरे अभी मेंटोर हैं, मैं बड़ी खुशी खुशी जाती हूँ, बढ़िया पैसा खर्चती हूँ, थेरेपी जाती हूँ, मस्त अपना मेंटल हेल्थ बढ़िया रखती हूँ. महंगा कॉस्टली भी है क्या? बट आपने बोला पैसा. यस, बिल्कुल ऑफ कोर्स कॉस्टली है, क्योंकि जो अच्छा एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होगा वो महंगा भी होगा. तो क्या हो गया, कम से कम वो इन्वेस्टमेंट है मेरी मेंटल हेल्थ में, एक्सपेंडिचर नहीं है कि खाया और खत्म. सर्विसिंग हो गई शरीर की ना. बिल्कुल सर्विसिंग, और उस चीज की जिसको मुझे और 60-70 साल चलाना है. तो इसलिए मैं तो कहती हूँ सब जाओ, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट होके भी खुद जाती हूँ. क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर जो नहीं जाते? नेगेटिव ब्लेंडर क्या हो सकता है सबसे ज्यादा जो थेरेपी नहीं जाते? देखिए, अगेन एक मेटाफर के थ्रू समझाती हूँ. जब आप लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लोग भी मिलेंगे अलग अलग टाइप के, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना. थेरेपी से मेरे इतने टूल्स मेरे पास आ गए हैं, और मैं अपने माइंड पे डेली काम करती हूँ, अपनी सहन शक्ति पे, अपने ब्रेथ पे, अपने ब्रेन वेव्स पे, कि अब मुझे सुई का, जो तलवार का घाव भी है, वो सुई का लगता है. अच्छा. और पहले जो लोग नहीं जाते, जिनकी मान लीजिए कोपिंग एक शील्ड की तरह है, तो अगर आपकी शील्ड पेपर जितनी पतली होगी तो फूक भी उड़ा देगी. लेकिन अगर आपकी शील्ड जो है, जो इमोशनल शील्ड है, वो लोहे की बनी होगी, तो बाहर कुछ भी हो रहा, मस्त. तो इमोशनली स्ट्रांग तो हो जाते हैं. वही है, जो थेरेपी नहीं जा रहे उनको सुई का घाव भी तलवार का लग रहा है. क्या क्या करेक्ट? या क्योंकि उनकी सहन शक्ति पेपर जितनी पतली है. तो हम समाज नहीं बदल सकते, लोग नहीं बदल सकते, कभी कभी कोशिश कर सकते हैं, एक्शन के लिए मना नहीं कर रही, पर जब नहीं बदल पाओ तो अपने आप को स्थिर कैसे रखना है वो थेरेपी जरूर सिखा सकते. थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताओ ना, जैसे लाइक कोई 5-6 साल तक का बच्चा हो या 2-2.5 साल का, कई बार डांट देते हैं और उसकी मेमोरी एक्चुअली स्ट्रांग होती है. मुझे याद है जब मैं आज उसके स्कूल के गली में ले जा रहा था, कह रहा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा आज. गली में ले जाते ही उसको याद आ गया शायद. तो वो किस लेवल पे याद रखते हैं? क्या वो आगे रिपीट कर सकते हैं इन चीज़ों को? स्पॉन्ज की तरह होते हैं. आप चाहो ना चाहो, स्पॉन्ज अपने एनवायरनमेंट से सब सोख रहा है. आपने अपनी वाइफ से कैसे हेलो की, उसने, आप दोनों ने लड़ाई की तो सॉल्व कैसे की, जब आपको गुस्सा आया तो आपने क्या किया. और जब ये स्पॉन्ज बड़ा होगा, ये जो सोखा हुआ है वो आप पे निकलना है, समाज में वापस निकलना है, रिश्तों में निकलना है. तो बहुत ध्यान रखें कि आप उस स्पॉन्ज में क्या डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सोख रहा है, क्योंकि आप उसकी दुनिया हो. वो सही गलत, अच्छा बुरा, आदमी औरत आपसे सीख रहा है. तो आप अपने बच्चों से क्या कहते हैं, शब्द, एक्शन, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे हैं, आपके बच्चे वही सीखेंगे कि पार्टनर के साथ कैसे रहते हैं. क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, मेरा दोस्त है
वो उसने कुछ बोला था, तो उसने रिप्लाई किया और उसने मुझे बताया भैया ये तो प्रॉपर ध्यान से सुन रहा था मेरी बात को। बच्चे सब सुनते हैं, बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं, उनको सब देखना है, सब जानना है, सब सुनना है। तो बहुत ध्यान रखें कि वो टीवी में भी या आपसे बात करते हुए भी या स्कूल में या आप क्या बातें कर रहे हो, आप टीवी में क्या देख रहे हो, हर चीज़ आपका एक एक बिहेवियर आपका बच्चा देख रहा है। तो बहुत केयरफुल रहना है। अच्छी बात है, केयरफुल रहोगे तो अपने में भी पॉजिटिव बदलाव आएंगे बच्चों की वजह से, और बच्चे और आगे की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत अच्छी निकलेंगी। मैं तो अब कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया 1-2 बार ये इस तरह का। जब गली में जब मुंडन हुआ था उसका, तो गली में मैं इसको ले जाता बाहर, तो पहले तो मुंडन के टाइम ही जब सब लोगों ने टकला टकला बोलते हैं ना, तो वो पापा कैप चाहिए मुझे, मम्मा कैप लाओ। और आपका बेटा भी 2.5 साल का है। हाँ आप सोचो। हाँ। मेरी बहुत छोटी सी नीस है, उस दिन मैं गई थी कुछ तो करने, कह रही मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी पूड़ी, मेरे को लहंगा पूरा नहीं आएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कितनी सी है ये, तो 2.5-3 साल की है अभी। तो ये डराती है मुझे चीज़ें कि ये कोशिश करके घर में ऐसे मजाक भी ना करें। सब सुनते हैं बच्चे, सब माँ के पेट से सारे अभिमन्यु हैं, अंदर सब आवाज़ जा रही है, सब आवाज़ जा रही है। सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। प्लीज़ घर का माहौल, उस महिला का माहौल, आसपास जितनी अच्छी चीज़ें बोलो, करो, सुनो, खुश रहो, क्योंकि वहाँ से शुरू हो रहा है, उस बीच से परवरिश तो शुरू हो चुकी है। मे भी शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों का समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। और जब आपने बताया दिया कि हर बच्चा अभिमन्यु है, तो ऑनेस्टली सोचना चाहिए उस लेवल पे लोगों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें ना भूल जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब तक कुछ ऐसे इंसिडेंट नहीं होते ना, हमें याद ही नहीं होता कि अभिमन्यु अच्छा था। हर किसी को पता है, लेकिन कहते हैं ना ध्यान नहीं होता किसी का उस तरह। बिल्कुल। जैसे आपने बता दिया, अब मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ कि ठीक है यार, हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो मे बी उसका एंगर और सारी चीजें 100%। तो इसीलिए वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, इफ यू आर प्रेग्नेंट, नॉलेज वाइज, वर्ड्स वाइज, इमोशन वाइज, गया सब अंदर। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग परवरिश है, क्योंकि वो ऐसे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बैठेगी, लाइफ लॉन्ग थेरेपी कराते रहोगे, कैसे निकालोगे। ये पॉडकास्ट एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आई डोंट नो कि ऑडियंस को मजा आया, लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आप जाके रोज अपनी वाइफ को अपने बेटे के सामने हग करो, रोज अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के घूमने जाओ, जब वो खाना खाने लगे बोलो नहीं तुम पहले बैठो, तो आपके बेटे को समझ आएगा कि पार्टनर के साथ कैसे करना है। या कभी कभी लड़ा करो अपने बच्चे के सामने और वाइफ को सॉरी बोलो, वो आपको सॉरी बोले तो उसको समझ में आएगा कि ओ मम्मी पापा अच्छे से लड़ते हैं। मैम मैंने एक चीज़ बताया ना, एक्चुअली उसने जैसे घर में एक दीदी आती काम करने, उसने कुछ बोला होगा उसको, पापा दीदी अन्नी को डांटो। मैं कहा कैसे डांटो, ऐसे डांटो चिल्ला के। मैंने ऑफिस में भी बताया ये चीज़ कि मैं यार आई एम सरप्राइज्ड कि इसने क्या देखा मुझे गुस्सा करते हुए, कैसे वो मम्मी को भी बोल रही मम्मा ऐसे डांटो, स्कूल के बारे में बता रहा मैडम ने ऐसे डांटा बच्चे को। मैं कहूँ तो स्कूल में भी टीचर्स, मीडिया मॉडल्स सब देख रहे हैं बच्चे। ये तो सच में टेंशन की बात। हाँ, मेरे पापा ने मुझे क्लास 2 में कहा था एक सम के ऊपर कि तेरे को अक्ल नहीं है, तू डफर है, तेरे से कैरी बोरो नहीं समझ में आ रहा। आई टिल डेट हैव मैथ्स एंजाइटी, सो आई हैड टू गो टू थेरेपी में वो मेमोरी निकल के आई। किस एज की बात है ये? मैं तब थी क्लास 2 में, मेमोरी निकल के आई जब मैं 24 साल की थी। तो तब काम में ऐसे बह बह रो रही हूँ, क्योंकि सब स्टोर हो रहा है अंदर। तो तब जाके जब मैंने काम किया, तब मेरी एग्जाम एंजाइटी ठीक हुई, क्योंकि वो वहाँ से आ रही थी। और अपने आप को उल्लू समझना, इमेच्योर समझना, उनका इंटेंट नहीं था, वो तो अच्छा ही सोचते हैं, वो तो चला गया, उन्होंने सोचा नहीं, वो तो रात की बात की हो गया उनके लिए, मेरे लिए तो अंदर ही रह गया ना। तो केयरफुली मुझे कुछ भी बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं तो मत बोलो, नहीं तो अपना गुस्से पे पहले शांति लाओ। थैंक यू सो मच मैम। ऑनेस्टली ये मेरे लिए ही मतलब बेस्ट लेसन है एक्चुअली। ऑडियंस को तो ऑब्वियसली सीखने को अच्छी चीज़ें मिल गई होंगी आज, और
हमने डिले किया पर ठीक है। मैंने डिले किया है, मैं टेक्निकली सही टाइम पे हमने इस पॉडकास्ट को लॉन्च करें ताकि लोगों को भी सीखने को मिले। बिल्कुल। और मुझे आपसे बात करके एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि पॉडकास्ट के थ्रू इतनी ओपन माइंडेडनेस है आपके अंदर भी कि आपने इतने सवाल पूछे, और आपका इंटेंट मैंने पूछा था जब कि आपने क्यों शुरू किया। हाँ। मुझे आज तक कभी किसी ने, मैं इतने पॉडकास्ट में अब तक तो नहीं बोला है कि मेरा इंटेंट है कि इसके थ्रू समाज को कुछ मिल जाए। तो मेरे भी कंटेंट क्रिएशन का यही हमेशा इंटेंट रहा है, रादर देन व्यूज मिले या मेरी पब्लिसिटी हो या यूट्यूब से मेरा मोनेटाइजेशन हो जाए। ये आई थिंक ये थॉट बहुत ज़रूरी है कि ये जरिए से एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, और किसी एक का भी भला हो गया तो जीत गया। बिल्कुल मैम, आपने बोला ना जैसे लाइक डेली काम तो करते ही है ना आप लोग, लेकिन जब फ्री टाइम आता है तो अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करो, और ये शायद बिल्कुल हम लोग अपना ही टाइम। यस, इसीलिए कोई लालच नहीं है कि ठीक है कुछ आना है जाना नहीं, ठीक कोई नहीं, ये मैं सीख रहा हूँ मेरे साथ। और आई थिंक मजा आता है, आप नए लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, पर्सपेक्टिव बढ़ता है। तो ये आपके लिए तो जब आप समाज के लिए कुछ करोगे ना, आपका तो भला होना ही होना है। बिल्कुल मैम, तो वो है ही। मैम हमने हर एज ग्रुप के बारे में बात कर लिया, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लिया। एक जो मुझे क्या लगता है ना, गुस्सा, जो कॉमन एक प्रॉब्लम है हर किसी का, गुस्से को कैसे कोई कंट्रोल करे, या उसका कोई मूल मंत्र है जहाँ पर एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे घर को ना तोड़ देता है ये। जी, रिश्तों को भी, घर को भी, नौकरी को भी। पहले तो प्लीज गुस्से को कंट्रोल करना बंद करें। गुस्सा बुरी चीज है ही नहीं, गुस्सा बहुत हेल्पफुल इमोशन है। क्यों बताइए? गुस्सा आपकी शरीर और मन में आया है आपको बताने कि भाई तेरे को ये चीज पसंद नहीं आ रही। वॉट इज हैपनिंग, यू आर नॉट लाइकिंग, यू वॉन्टेड टू चेंज। करेक्ट करेक्ट। ये आज मूल मंत्र बांध लो कि गुस्से को कंट्रोल नहीं करना। हमने बचपन से सीखा है अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे, वो झूठ है। नॉर्मल लोगों को गुस्सा आता है जब उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, वो नॉर्मल है। तो पहले तो अपने आप को जज मत करो। दूसरा, एक पेपर पेन लो और आज लिख लो कि मेरे को गुस्सा आया इस बात पे, क्या चीज थी जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, और क्या होना चाहिए था कि किसी ने ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे की जगह ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा का वैसा होना चाहिए था। लिख लो। फिर सेकंड स्टेप लिखो, मेरा इंटेंशन क्या है गुस्सा व्यक्त करने का। ठीक है। सामने वाले को हर्ट करना, रिवेंज लेना, तो 100% रिश्ता, नौकरी, घर खराब होगा। क्योंकि रिवेंज और हर्ट इज नॉट द सोल्यूशन, इट इज टेम्पररी रिलीफ फॉर यू। बट आपने जो कर दिया वो तो कर दिया, फिर आपने रिस्पेक्ट नहीं की उस रिश्ते की और उस चीज की। तो लिखने के बाद लिखो मेरा इंटेंट क्या है, टू हर्ट और टू सॉल्व एंड बिकम क्लोजर टू दी पर्सन। आप जैसी इंटेंट बदल लोगे, ऑटोमेटिक आपके शब्द और भाव बदल जाएंगे। थोड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि हमें तो आया और निकला। ये अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंस्टेंट जब आपको बॉस पे गुस्सा आया अगर ऑफिस में, चिल्लाते हो? या मान लो मैं लेट आई, मुझ पे चिल्लाओगे? नहीं, कंट्रोल है ना। वो कंट्रोल घर पे क्यों नहीं है? इसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन तो है आपके पास, आप अप्लाई करते हो जब आपका मन करता है। तो घर पे कब मन करेगा? जब ये समझ आएगी कि वो ऐसा नहीं है, नहीं जाएंगे छोड़ के, फिजिकली रहते रहेंगे, क्या पता उनका मन छूट जाए आपसे। सो स्टॉप टेकिंग योर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड कि प्यार में तो चलता है, ऐसा नहीं चलता है। रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। असली व्यक्ति की पहचान है कि वो गुस्से में आपको रिस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं, प्यार नहीं, क्या वो गुस्से में भी आपकी इज्जत पहले रख सकते हैं या नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ की रिस्पेक्ट पहले रख सकते हैं या नहीं। बट गुस्सा अच्छी चीज है बुरी चीज? अच्छी चीज है। जीवन में जितने बदलाव आए हैं गुस्से में ही आए हैं लोगों के। एक व्यक्ति एक बार इतना गुस्सा हो गया अंधेरे में रहने से कि बल्ब बना दिया। एक व्यक्ति, कई व्यक्ति इतना गुस्सा हो गए ब्रिटिश राज से कि आज हम आजाद हैं। गुस्से में बदलाव है अगर उसको डायरेक्शन और इंटेंट सही दो। एटलीस्ट कल से मैं तो सही वे में यूज करूंगा, कोशिश करूंगा। व्यक्त करिए, आपका गुस्सा गलत नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति गलत हो सकती है, हर्टफुल हो सकती है। अभिव्यक्ति बदल दो और गुस्से को यूज करो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, हम ऐसे को ऐसा कर लें, आप ओके हो, क्योंकि मुझे आपके साथ एक बेहतर रिश्ता चाहिए जी। आप ये बोल के देखो, मुझे बता दो आपका रिलेशनशिप फिर कैसा है। मतलब हमें अपने सामने वाले की वैल्यू देनी है सेम, और सेम सामने वाले को भी गुस्सा आ रहा है तो आने दो, उनसे पूछो अच्छा क्या नहीं पसंद आया, क्या हो जाए,
और कहो कि ये तरीका सही नहीं बात करने का, ऐसे मुझे बताओ कि तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत का काम है पर करना पड़ेगा बदलाव के लिए। शायद इसीलिए हमें थेरेपी लेना चाहिए हम सबको, बिल्कुल 100%। ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फीस कम करा लो मैं। अब आप अल्सर के डॉक्टर को दिखाओ, हड्डी के डॉक्टर को दिखाओ, 2000 रुपए 10 मिनट के देने में दुखता नहीं है, लेकिन 1 घंटे का 2000 देने में दिल चुभ रहा है। हाँ। यहाँ मेंटालिटी चेंज होने की थोड़ी जरूरत है। वो शायद मे बी आफ्टर 30 डेज या 60 डेज के बाद शायद। और जेंटली कितने दिन में करना चाहिए? इट डिपेंड्स, हर व्यक्ति अलग है। कई लोग वीकली आते हैं, कई लोग मंथली आते हैं, हर व्यक्ति अलग है, हर मन अलग है, हर दिमाग अलग है, हर नीड अलग है। मैं 3 महीने में एक बार जाती हूँ जब मेरा मन करता है, कई लोग हफ्ते में एक बार आते हैं। प्रॉब्लम की सिवेरिटी और नीड बेस्ड है। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब कई सारे पॉडकास्ट किए ना, लेकिन मैं हर पॉडकास्ट से सीखता हूँ, बट आज कुछ मुझे लगता है ज़्यादा ही सीखूंगा, क्योंकि मैं एक पिता भी हूँ, बेटा भी हूँ, तो एक मिड एज में भी हूँ, और अच्छा छोटा सा बिजनेस भी है। तो कई बार होता है हमारे बीच ना, एंगर आ जाता है कहीं ना कहीं, तो अब उसको एटलीस्ट सही जगह यूज करना है जी। और इस वीडियो के माध्यम से मेरे हिसाब से हर व्यूअर्स को भी समझ में आएगा अर्जुन अभिमन्यु से लेके हर चीज़ की, हमें कैसे कहाँ पर रिएक्शन क्या करना है, बच्चे का आगे क्या ट्रीट करना है, जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे कैसे केयरिंग करना और क्या ट्रीट करना है। इसीलिए शायद कहते हैं उस टाइम गीता और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए ना जी। तो शायद इस वीडियो से उनको दोबारा एटलीस्ट रिमाइंडर किया जाएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी जी। हम सबको पता है अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह कैसे सीख लिया था और तोड़ भी दिया था उसने, बट फिर भी भूल जाते जी। फिर हम ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे इंसानियत संसार हो जाए। जी। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू सो मच और फॉर इनवाइटिंग मी। इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट हुआ पर मेरे हिसाब से ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका जो इंटेंट है पॉडकास्ट करने का कि इसके थ्रू समाज में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए और लोगों का भला हो, वो बहुत अच्छा इंटेंट है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।